आंदोलन इतना बड़ा था कि ओली सरकार गिर गई और संसद भंग करनी पड़ी। नेपाल में किसकी सरकार बनेगी ये सिर्फ नेपाल के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी कई मायनों में अहम है। चीन नेपाल में अपना डेरा डाल देता है तो भारत की हिमालय सुरक्षा कमजोर होती चली जाएगी। व्हाट अ ग्रेट डाउनफॉल ऑफ विश्व गुरु। आखिर कब तक प्रधानमंत्री विदेश नीति की असफलताओं पर पर्दा डालते रहे? नमस्कार, मैं रोहित झा। बीते साल नेपाल के युवाओं ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सोशल मीडिया पर पाबंदियों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंक दिया था। आंदोलन इतना बड़ा था कि ओली सरकार गिर गई और संसद भंग करनी पड़ी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। कल यानी कि 5 मार्च को नेपाल में आम चुनाव के लिए वोटिंग हुई, जिसमें करीबन 60% से ज़्यादा लोगों ने वोट डाले थे। आज सुबह से ही नेपाल में वोटों की गिनती चल रही है और शुरुआती रुझानों में रैपर और काठमांडू के मेयर रहे बालन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 45 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं गगन थापा की पार्टी नेपाली कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है। इन रुझानों में 74 साल के केपी ओली फौरी तौर पर काफ़ी पीछे खिसकते हुए दिख रहे हैं। नेपाल इस वक्त चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ वो नेता है जो दशकों तक नेपाल की सत्ता पर काबिज रहे और दूसरी तरफ रैप और सोशल मीडिया से निकले युवाओं के पोस्टर बॉय जो नेपाल फर्स्ट नीति की बात करते हैं। नेपाल में किसकी सरकार बनेगी ये सिर्फ नेपाल के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी कई मायनों में अहम है, क्योंकि इस पर चीन और अमेरिका दोनों की नज़र है। भारत नेपाल के बीच लगभग 1700 किलोमीटर की खुली सीमा जो भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट की तरह काम करता है। चीन लगातार बीते कई सालों से नेपाल में सड़क, रेलवे, हाइड्रो पावर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहा है। इसके अलावा चीन तिब्बत से काठमांडू तक रेलवे लाइन बनाने की योजना पर भी काम कर रहा है। 2019 में शी जिनपिंग ने नेपाल का दौरा किया था, जो पिछले 23 साल में किसी भी चीनी राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी। तो नेपाल का चुनाव सिर्फ काठमांडू की कुर्सी का फैसला नहीं है, इस बात का भी फैसला है कि नेपाल चीन के और ज़्यादा करीब होता चला जाएगा या भारत के साथ उसके संबंधों में सुधार आएगा। इससे पहले कई बार दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी हो चुका है, जब नेपाल ने भारत के कुछ हिस्से जैसे कि काला पानी और लिपू लेक को अपना ज़मीन बता दिया था। इसके अलावा नेपाल में अगर नई सरकार बनने के बाद चीन नेपाल में अपना डेरा डाल देता है तो भारत की हिमालय सुरक्षा कमज़ोर होती चली जाएगी, जिससे भारत की नॉर्दर्न बॉर्डर स्ट्रैटेजी निश्चित तौर पर प्रभावित होगी। अब रुख करते हैं दूसरी खबर की तरफ। बात जब विदेश नीति की हो ही रही है तो मैं यहाँ इतिहास के 2 घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूँ। साल था 1971। देश की कमान इंदिरा गांधी के हाथों में थी। उसी वक्त पूर्वी पाकिस्तान में भयानक नरसंहार हो रहा था। लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत आ चुके थे। जब भारत ने इस मसले पर हस्तक्षेप करने का फैसला किया तब अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की और अमेरिकी नौसेना का जहाज बंगाल की खाड़ी की ओर भेज दिया था, लेकिन भारत ने अमेरिका के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। इसको नोट करते हुए चलिएगा। युद्ध जारी रहा और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी युद्ध के बाद आज का बांग्लादेश बना था। इसी तरह इंदिरा गांधी के ही वक्त साल 1968 में दुनिया के कुछ प्रभावशाली देशों ने मिलकर एक संधि बनाई थी ताकि दुनिया में परमाणु हथियारों का प्रसार रोका जा सके। इसमें केवल 5 देश यूएस, रसिया, यूके, फ्रांस और चाइना को ही परमाणु शक्ति माना गया। बाकी देशों को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी गई। अमेरिका ने संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत पर लगातार दबाव बनाया, लेकिन भारत ने साफ कहा कि यह संधि भेदभावपूर्ण है और दुनिया को 2 हिस्सों में बांटती है। उसी का नतीजा था कि भारत ने आगे चलकर पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के जरिए दुनिया को दिखा दिया कि वो अपनी सुरक्षा नीति खुद तय करेगा और अमेरिका या कोई भी देश उस पर कोई भी प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं रखता। अब लौट आइए मौजूदा वक्त में। व्हाट अ ग्रेट डाउनफॉल ऑफ विश्व गुरु। अमेरिका आज भारत के समुद्री दखल में घुसकर ईरानी जहाज को उड़ा देता है और सरकार मुंह ताकते रह जाती है। कमाल की बात है।
अमेरिका ये भी तय कर रहा है कि भारत अपना कितना तेल कहां से खरीदेगा और कब तक खरीदेगा। खबर है कि अमेरिका के वित्त मंत्री ने भारत को 30 दिनों के लिए रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी है। कमाल की बात है, क्योंकि भारत के पास सिर्फ 25 दिनों का क्रूड ऑयल बचा है और जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इलाके से भारत अपना 40% तेल आयात करता है उसे ईरान ने ब्लॉक कर दिया है। अमेरिका की चेतावनी को हवा में उड़ा देने से लेकर अमेरिका की अनुमति से तेल खरीदने तक की विभत्स सफर भारत ने तय की है। विश्व गुरु जैसा बर्ताव करने में और विश्व गुरु की हवाबाजी करने में फर्क होता है। आज हम उस स्थिति में आ गए हैं जहां अमेरिका के आदेश और निर्देशों का पालन करने के लिए हमारी सरकार नतमस्तक है। जब भारत की विदेश नीति अमेरिका को ही तय करनी है तो फिर एस जयशंकर का क्या ही काम है। कायदे से उन्हें अपने मंत्रिमंडल के साथ जगराते का आयोजन कर लेना चाहिए, इसमें बहुत स्कोप है। प्रधानमंत्री को अमेरिका की गुलामी बंद करके यह जवाब देना चाहिए कि आखिर कब तक भारत अमेरिका के सनकी राष्ट्रपति के आगे रेंगता रहेगा। आखिर कब तक प्रधानमंत्री समूचे राष्ट्र की मर्यादा के साथ समझौता करते रहेंगे। आखिर कब तक प्रधानमंत्री विदेश नीति की असफलताओं पर पर्दा डालते रहेंगे। आखिर कब तक प्रधानमंत्री समूचे राष्ट्र की चेतना के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। जवाब देना चाहिए। इंदिरा गांधी से लेकर के वाजपेयी तक के काल में देश के हित के आगे अमेरिका को किनारे खड़ा कर दिया गया था, मगर मौजूदा काल में सरकार सामूहिक सरेंडर करके पालती मारकर बैठ गई। ये बात ठीक नहीं लगती कि दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले प्रधानमंत्री अपने से कम फॉलोअर वाले प्रधानमंत्री के आगे सरेंडर कर दें। देश की नहीं तो कम से कम अपने फॉलोअर्स की संख्या की तो मर्यादा रख लीजिए साहेब। देखते रहिए विटी चोखा। शुक्रिया।